गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने जो है अपने फर्स्ट टर्म के सिलेबस में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्या, लास्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट टर्म सिलेबस। अगर आप अपने फर्स्ट टर्म सिलेबस की बात करोगे, इंडियन इकोनॉमी में ये लास्ट चैप्टर है। एंड ये चैप्टर आपके इंडियन इकोनॉमी में यूनिट 2 करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर, अगर आप बुक से बात करोगे तो चैप्टर नंबर 6 है रूरल डेवलपमेंट। ओके, यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट। ये अर्लियर जो है ये पर्टिकुलर चैप्टर 4 मार्क्स का वेटेज रखता था आपके सिलेबस के अंदर, बट इस वाले ईयर में जो है अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं तो ओवरऑल ये जो सेकेंड यूनिट है इंडियन इकोनॉमी का, ये आपको 10 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड रूरल डेवलपमेंट ये पर्टिकुलर चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज है, जब ये आपको सीबीएसई एक ब्लूप्रिंट देगी आपके क्वेश्चन पेपर का, वो उसमें हम लोग को क्लियर हो जाएगा, जो कि अभी कुछ दिन में आ जाएगा, इशू हो जाएगा। ओके, तो ये हमें पता है कि ये फर्स्ट टर्म में आना है सिलेबस। एंड हमको एमसीक्यूज के लिए क्या करना है, और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ाई करनी है, और भी ज्यादा जो है एक एक चीजों को, एक एक परसेंटेज को, एक एक ईयर को और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए डिटेल स्टडी करना है। तो लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं रूरल डेवलपमेंट चैप्टर से। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, ये चैप्टर का क्या नाम है, इस चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज की बात करेंगे। ओके, अर्बन एरिया की, सिटी की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, हम रूरल एरिया की बात करेंगे। और रूरल एरिया में किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, या किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, या कितना डेवलपमेंट हुआ है, इन चीजों के बारे में हमें सिर्फ रूरल एरियाज में क्या क्या चीजें, कैसा सिनेरियो चल रहा है, क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या क्या कंडीशंस थे, क्या क्या उसके रीजंस थे, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ओके, सो कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। आपको पता है कि रूरल का मतलब होता है कि रूरल एरिया में बेसिक जो इकोनॉमिक एक एक्टिविटी होती है, वो हम लोग पिछले कई चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर वहां की मेन एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर तो सबसे ज्यादा होता ही होता है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं करनी है। रूरल एरियाज में, रूरल डेवलपमेंट के अंदर यहाँ की इकोनॉमिक और सोशल दोनों चीजों पे हमें फोकस करना है। अगर हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि रूरल एरिया में होती हैं और होनी चाहिए भी, जिनकी वजह से वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ के लोगों के सोशल कंडीशंस बेटर हो सकते हैं, उनकी स्टडी करनी है हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तब जाके ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट होगा। सो इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है, यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन है, और पुअर पॉपुलेशन है, वो भी हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि ज्यादातर जो पुअर पॉपुलेशन है वो कहाँ रह रही है, वो रूरल पुअर जो है अर्बन पुअर से ज्यादा होते हैं। ठीक है, और अर्बन पुअर भी वही है जो रूरल से माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आए हैं, वो यहाँ के पुअर बन गए। ये हमने पॉवर्टी वाले चैप्टर में पढ़ा था। सो जो उनके पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं होती है, नहीं फुलफिल कर पाते हैं, उन्हीं लोगों को पुअर कंसिडर किया जाता है, और ये मोस्टली जो है रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। पॉवर्टी लाइन के अराउंड 22% जो है हमारी टोटल पॉपुलेशन की, वो पॉवर्टी लाइन के बिलो रह रहे हैं। और हमें ये भी पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो रूरल एरियाज में मैक्सिमम शेयर रखता है। ड्यूरिंग 2007 to 12 एग्रीकल्चर आउटपुट हैज ग्रोन एट 3.2%। इन ईयर्स के दौरान पे 2007 से 12 तक में एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है वो बढ़ गया था। कितना हो गया था, 3.2% तक। फिर उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये लाइन है कि जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बढ़ तो गया था, हमें पता चला कि 2007 से लेके 12 तक में ये बढ़ा तो था, बट इनका जीडीपी वॉज ऑन अ डिक्लाइन। का मतलब है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर शेयर जो है वो जीडीपी पे कम हो गया था। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ही कम हो गया था। ओके, एग्रीकल्चर आउटपुट तो बढ़ा था, लेकिन जीडीपी के ऊपर कंट्रीब्यूशन उसका कम हो गया था। And there has been increase in the share of industrial and services sector. However, the population dependent on agriculture sector did not show any significant change. जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी, क्योंकि जीडीपी के ऊपर हमें पता चला था कि जीडीपी के ऊपर डिक्लाइन, जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना एग्रीकल्चर सेक्टर का थोड़ा कम हो गया था,
और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का जो है ज्यादा असर हो रहा था जीडीपी के कैलकुलेशन में, लेकिन फिर भी जो है ज्यादातर पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे थी। तो सोचो यहाँ पे ये बात है कि ज्यादातर मोस्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने के बावजूद जो है एग्रीकल्चर सेक्टर उस वे में जीडीपी के ऊपर जो है अपना असर नहीं दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है लैक कर रहा था, वहां पे फैसिलिटीज कम थी, वहां पे बहुत सारी रिसोर्सेज कम थे, जिसकी वजह से इतने लोगों के इन्वॉल्व होने के बावजूद उसका जो है रिजल्ट अच्छा नहीं दिख रहा था। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर decelerated to 3% during 1991 to 2012, which was lower than the earlier years. 1991 से लेके 2012 तक में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल जो है थोड़ा कम हो गया था, वही सारी चीजें लिखी हुई है। तो रूरल एरियाज में अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रूरल डेवलपमेंट करने से हमारा क्या मतलब है कि कब बोला जाएगा कि रूरल डेवलप कर रहा है रूरल एरियाज? देखो, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल सेक्टर, ये हमें पता ही है। सो डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर विल कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ द रूरल एरियाज, क्योंकि इंडिया के अंदर रूरल एरियाज में जो है जितने भी लोग हैं उनकी लाइवलीहुड ज्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए अगर हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करेंगे तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में हम वहां के रूरल एरियाज का भी बेटरमेंट या डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रूरल डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है। दूसरी बात ये लिखी है कि द टर्म रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बट इट इन्वॉल्व्स ऑल अदर एस्पेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल एज वेल, यानी कि इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड करना होता है, तब जाके ये रूरल डेवलपमेंट की मीनिंग कंप्लीट मीनिंग बनती है। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही डेवलप करने से पूरा रूरल एरियाज जो है डेवलप नहीं हो पाएगा। ओके, सो हमें क्या समझ में आया कि रूरल डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होती है कि क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादातर रूरल पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करके रूरल एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका बेटरमेंट कर सकते हैं। प्लस सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं और अदर जो एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, उनको भी डेवलपमेंट करना होगा, तब जाके पूरे रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो पाएगा। ओके, तो अगर हम रूरल डेवलपमेंट का मतलब समझ गए हैं तो क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम रूरल डेवलपमेंट को जो है इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि हमें अगर रूरल डेवलपमेंट करना है कंट्री में तो हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे, तब जाके हम कहेंगे कि हाँ हमारे रूरल एरियाज का भी डेवलपमेंट हो रहा है। सो गवर्नमेंट ने जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए थे अपने 5 ईयर प्लान में। तो फर्स्ट स्टेप तो गवर्नमेंट ने ये लिया। और क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किन किन तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर हम पढ़ेंगे तो टोटल ऑल टुगेदर हमें 5 प्रोसेस पढ़ने हैं। 5 ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, या हम उन चीजों को डेवलप करके पूरे रूरल एरियाज को भी डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोसेस को जो है बताया है, टॉपिक लिखी है, उसको बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आपको पॉइंट का मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। अगर हमें लिख के जो है उसकी मेन जो चीजें हैं, मेन जो बातें हैं, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स में किस तरीके से हम बना सकते हैं। प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट में फर्स्ट है कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये पॉइंट आप जो है अपने पिछले अभी जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वहां से आप जो है रिलेट कर सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करने का ये मतलब होता है कि अगर हम ह्यूमन को एक अच्छा जो है उसका कैपिटल डेवलपमेंट करेंगे, उसको एक ऐसा रिसोर्सफुल पर्सन बनाएंगे। लोगों को कैसे कर सकते हैं हम उसको, उनकी लिटरेसी, उनको पढ़ा लिखा के, उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करके, उनकी स्किल्स की डेवलपमेंट करके, या उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज देके, जो हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। तो अगर ओवरऑल क्या होता है, हमें अपने लोगों को अच्छा बेटर बनाना पड़ता है, उनको ओवरऑल डेवलपमेंट करके। एंड ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होता है जब उनको प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें कराएंगे, सो डैट वो अपने अर्निंग अच्छे से पूरी कर सके, अपनी लाइवलीहुड को एक बेटर लाइवलीहुड बना सके। देन नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि
जो आसपास की चीजें हैं, जिन चीजों को यूज करके या जिन फैसिलिटीज को लेके वो जो है अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सकते हैं और उस बेटर पर्सन बनने में उनकी वो चीजें हेल्प कर सकता है। अब जैसे हो गई इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आएंगी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, रोड, इरिगेशन फैसिलिटी, क्रेडिट के बारे में आप एक अलग से टॉपिक पढ़ोगे आप आगे इसी चैप्टर के अंदर। क्रेडिट का मतलब क्या है, रूरल क्रेडिट, यानी उधार लेना, लोन लेना, उनको पैसे की जरूरत पड़ती है कुछ नई चीजों में। इरिगेशन फैसिलिटी इसलिए भी क्योंकि जो है इरिगेशन से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बहुत हेल्प मिलेगी, उससे जो है बेटर प्रोडक्टिविटी हो सकती है। एंड रोड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें जो है क्या करेंगे, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके हम पूरे रूरल एरियाज का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स अगर आपको याद होगा तो आपने अभी जो है अपने पिछले चैप्टर्स में, इंडियन इकोनॉमी की स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि लैंड रिफॉर्म्स में क्या होता है। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है कि उसमें हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी थी कि जैसे जमींदारी सिस्टम हटाया गया था, टैक्स वाली चीजें हटाई गई थी, लैंड टू द टिलर, यानी कि क्या किया गया था कि जमींदार से लैंड लेके जो उसके एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे उनको लैंड दिया गया था। तो उसमें ही क्या बोलेंगे, एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ लैंड टू द टिलर। टिलर मीन्स क्या होता है, कल्टीवेटर होता है कि एक्चुअल में जो ये गोल बनाया गया था कि जो टिलर है उसको हम लैंड प्रोवाइड करेंगे, ना कि हम जो उसका ओनर या जमींदार रहते हैं उनको, जो बिना मतलब कि ज्यादा लैंड लिए थे पहले और जो है अपने लैंड पे जो है लोगों को रख के उनसे काम कराते थे, उन्हें जो है पैसे नहीं देते थे। ये सारी चीजें हटाने का कि इसी को क्या कहते हैं, लैंड रिफॉर्म कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी है पिछले चैप्टर्स में कि लैंड टू द टिलर्स स्टार्ट किया गया था। फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल कल्टिवेटर्स। जो रूरल कल्टिवेटर्स होते हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, उसको किस तरीके से, यानी सोशल कंडीशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ये दोनों कंडीशन किस तरीके से इम्प्रूव की जाए उसके ऊपर काम हुआ था, या हम उसको भी डेवलप करके जो है पूरा ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मीन्स एग्रीकल्चरल जो है आउटपुट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके भी हम जो है वहां के लोगों की कंडीशन, उनका बेटरमेंट कर सकते हैं। एक तरह से उनकी जो है लाइवलीहुड, उनकी अर्निंग कंडीशन, ये सारी चीजें इंप्रूव करेंगे तो बाकी चीजें भी अपने आप पे इफेक्ट देती जाएंगी। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। फोर्थ पॉइंट इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम तो नहीं, पॉवर्टी एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी हम कह सकते हैं। और पॉवर्टी एलिवेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो करती है कोशिश, बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लाती है, जो कि हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर्स में ये पढ़ा भी था, पॉवर्टी वाले चैप्टर में, कि कैसे अलग अलग स्कीम्स लाई जाती हैं, अलग अलग योजना लाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें पता है कि कंट्री में जो है अराउंड 30% जो है पॉपुलेशन वो अभी भी पॉवर्टी लाइन के बिलो लाई करती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हो गया है गवर्नमेंट के लिए या पूरी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कि जो पुअर पीपल हैं उनकी लिविंग कंडीशन को, वीकर सेक्शन की लिविंग कंडीशन को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, उसके लिए एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी यानी पॉवर्टी को हटाने की जो कोशिश की जाती है, स्टेप्स लिए जाते हैं। और इसी काम के लिए बहुत सारे जो योजना लाते हैं सरकार, जो है प्रोग्राम्स लाती है, उसी को पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कहते हैं। एक तरह से गरीबी हटाने का वो तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पॉवर्टी को एलिवेट करके भी हम लोग खत्म करके भी क्या कर सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का मतलब है कि जितने भी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारा रिसोर्स जो है वो अच्छा हो सकता है, उसको हमें डेवलप करना चाहिए। और ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए ताकि वो हर एक लोकेलिटी में या हर एक जगह पे, हर एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। हमें अपने रिसोर्सेज को, जो भी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि वो हर एक ईच एंड एवरी एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ठीक है, और ब्रैकेट में एक बात लिखी है कि पर्टिकुलरली अदर देन फार्मिंग। इसका ये मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करनी है सिर्फ फार्मिंग में नहीं। फार्मिंग में तो लोग अपने आप से ही इन्वॉल्व हैं, वो तो खुद से ही फार्मिंग एक्टिविटी में लगे रहते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की जनरेट हो
और उन सेक्टर्स में जनरेट हो जो फार्मिंग से अलग हटके हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे पॉपुलेशन जो है रूरल की वो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग या एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व हो। तो इन चीजों का ऐसे रिसोर्सेज हमें डेवलप करने चाहिए ताकि लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सके, एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके अलग अलग जगह पे भी। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट क्या होता है, इसको जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप जो है बुक से एक बार रीडिंग करना कि रूरल डेवलपमेंट क्या है, उसमें कोई पॉइंट छूट गया है तो उसको पढ़ना, नहीं समझ में आएगा देन यू कैन आस्क मी लेटर। आप उसको मार्क करके रखे रहिए। बुक से हर एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको अपने आप से रीडिंग करनी है एंड उसको बेटर वे में समझना है। देन वी विल कंटिन्यू विद द रूरल क्रेडिट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।